विवेक, आज तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही होगा। विवेक, तुम इस तरह से मुझसे नजरें नहीं फेर सकते। हमारी शादी को पूरे 3 महीने हो चुके हैं। क्या तुमने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की या तुम्हारे घर वालों ने जोर जबरदस्ती करके मुझसे तुम्हारी शादी करवाई है? देखो, ऐसे नजरें चुराने से कोई हल नहीं निकलेगा। तुम मुझे कारण बताओ, मुझ में क्या कमी है? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते हो या तुम किसी और से प्रेम करते हो? जो हमारी शादी को 3 महीने हो चुके, लेकिन तुमने अभी तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। देखो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन तुम मुझे साफ साफ बता दो, आखिर तुम्हारे मन में है क्या? देखो विवेक, मैं पूरे 3 महीने तक चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करते रही। तुम्हारा इस तरह सा बेरुखीपूर्ण व्यवहार मेरे प्रति, करवट लेकर सो जाना, मुझसे बात न करना, मुझसे दूर दूर भागना, ये सब मैं अब तक बर्दाश्त करते रही, लेकिन अब नहीं। अरे मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी जरूरतें हैं। देखिए, मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपके मन में आखिर है क्या? क्या बात है, आप रो क्यों रहे हैं? सिर्फ मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिए कि आपकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की है? आप किसी और से प्यार करते हैं क्या? नहीं संगीता, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। मेरा किसी से कोई अनैतिक रिश्ता नहीं है। बस मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां? कैसी मजबूरियां? मैं भी तो जानूं, ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जिन मजबूरियों ने आपको मुझसे दूर बांध रखा है? बहुत देर हो चुकी है संगीता। मैं तो तुम्हें ये सब बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने ये कहकर मुझे रोक दिया कि हो सकता है इलाज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो संगीता, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता, पर अब छुपाने का समय भी निकल गया है। जो भी बात है, आप मुझे साफ साफ बताइए। मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। ऐसी कौन सी बात है? कहीं तुम्हारा चक्कर किसी और से तो नहीं है? सच सच बताओ आप विवेक। मुझे बहुत घबराहट होने लगी है। प्लीज, क्या बात है, जल्दी बताओ मुझे। देखिए, बात चाहे जो भी हो, प्लीज आप खुलकर बोलिए, मुझसे कुछ मत छुपाइए। मेरे यकीन कीजिए, चाहे जो भी बात हो, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। संगीता, मैं जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता। क्या? विवेक की बात सुनते ही संगीता को तो ऐसे लगा जैसे किसी ने उसके पांव के नीचे से जमीन खींच ली हो। उसे बहुत गुस्सा भी आता है कि यह बात उसने शादी से पहले क्यों नहीं बताई उसे। विवेक, ये बात तुम मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताए? मैंने कहा ना संगीता कि मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने मुझे ये कह के रोक दिया कि इलाज से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपनी बात पूरी करते करते विवेक की आंखों से बेबसी के आंसू झलक आए। संगीता गौर से विवेक को देखने लगी। उसे तो विवेक के ऊपर जैसे तरस आ रहा था। वह मन ही मन में सोचने लगी थी कि उसमें विवेक की क्या गलती है। संगीता सोच रही थी कि इसमें बेचारे विवेक का क्या दोष है, क्योंकि ये सब तो भगवान की देन है, और वैसे भी अब तो विवेक संगीता का पति हो चुका था। संगीता, तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी ना? बस मुझे इसी बात का बहुत डर लगा हुआ था कि ये बात जैसे ही तुम्हें पता चलेगी तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। और तुम्हारा ऐसा करना गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जगह कोई भी लड़की होगी तो ये सुनते ही मुझे छोड़कर चली जाएगी, फिर दुनिया मुझे ताने मारेंगी। लेकिन ठीक है संगीता, ये तुम्हारा स्वतंत्र फैसला है। तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो चली जाओ, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है। मैंने तुमसे बताए बिना तुमसे शादी कर ली। कहीं ना कहीं मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम चाहे मुझे जो भी सजा दे दो, मैं उफ तक नहीं करूंगा। संगीता, कुछ कहो ना संगीता, इस तरह खामोश मत रहो। संगीता, ना ही मैं तुम्हारे ऊपर कोई दबाव बनाऊंगा और ना ही मेरे घर वाले। तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो संगीता। तुमसे समाज कोई भी सवाल नहीं करेगा, क्योंकि तुम मेरी गलती बता कर जाओ, मेरी कमी गिना कर जाओ, ताकि तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। ये सब सुनते ही संगीता तो जैसे शून्य में ताकने लगी थी। बहुत कुछ सोचने लगी थी। वह उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आखिर वह करे तो करे भी क्या। संगीता विवेक को छोड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि विवेक सच में एक बहुत ही अच्छा इंसान था, जो हमेशा संगीता की खुशियों का ख्याल रखता, संगीता को कभी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। लेकिन संगीता भीतर ही भीतर टूटने लगी थी, क्योंकि शादी से पहले उसके भी हर एक लड़की की तरह बहुत सारे सपने थे। संगीता ने अपने जीवन के लिए ढेरों सपने देख रखे थे। संगीता का सपना था कि शादी के बाद एक बेहद प्यार करने वाला पति होगा, छोटा सा घर परिवार होगा और एक प्यारा सा बच्चा होगा। लेकिन अब तो वो सपना जैसे अधूरा का अधूरा रह जाएगा। लेकिन संगीता ये भी सोच रही थी कि सिर्फ एक कमी की वजह से क्या वो अपने इतने अच्छे पति को छोड़ दे? अगर वो उसे छोड़ भी देती है तो दुनिया उसे ताने मार मार कर मार ही डालेगी। बहुत देर तक सोचने के बाद संगीता अचानक से खड़ी होती है और विवेक का हाथ थामते हुए कहती है विवेक से, देखो विवेक, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। मैंने इसे अपनी किस्मत मान ली है। वैसे भी जो भाग्य में लिखा होता है विवेक, उसे टाला नहीं जा सकता। और अब तो हम दोनों की शादी हो चुकी है, हम पति पत्नी हो चुके हैं। मैंने 7 फेरे लिए हैं तुम्हारे साथ, 7 वचन लिया है तुम्हारे साथ, और उस वचन को इस छोटी सी कमी की वजह से ऐसे ही तोड़ दूं? तुमसे 7 जन्म का रिश्ता 3 महीने में ही खत्म करके चली जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती विवेक। मैं तुम्हारी सारी कमियों के साथ तुम्हें स्वीकार करती हूँ।
नहीं संगीता, तुम मेरे लिए इतना बड़ा त्याग मत करो। तुम्हारी अपनी गृहस्थी बन सकती है, तुम्हें कोई कमी नहीं है संगीता। नहीं विवेक, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी सारी कमियों के साथ स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए शादी ब्याह कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। मेरे लिए तो शादी ब्याह मतलब 7 फेरे, मतलब 7 जन्म का साथ है, और मैं तुम्हारा साथ ऐसे नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे पति हो। संगीता की बात सुनकर विवेक के तो जैसे खुशियों का ठिकाना नहीं रहता। विवेक ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई लड़की उसकी इतनी बड़ी कमी जानने के बाद उसके साथ खुशी खुशी रहने को तैयार कैसे हो सकती है। खैर, अब संगीता और विवेक के बीच में कोई गिला शिकवा नहीं रह गया था। वह एक सामान्य जीवन जी रहे थे। संगीता ने यह बात ना ही अपने मम्मी पापा को बताई और ना ही अपने सास ससुर के सामने इस बारे में कोई जिक्र किया था, लेकिन संगीता के सास ससुर को यह बात तो पहले से ही पता थी, और साथ में देवर भी यह बात जानता था कि उसका भाई कभी बाप नहीं बन सकता। इसी तरह धीरे धीरे 4 महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक संगीता को उल्टियां होने लगती है। हे भगवान, इसे क्या हो गया? सुबह से देख रही हूँ 3 बार हो गया, उल्टियां भी उल्टी किए जा रही है और ढंग से खाना भी नहीं खा रही है। विवेक तो घर पर नहीं है। मैं मनोज से कहती हूँ कि संगीता को डॉक्टर के पास लेकर जाए, न जाने इसे क्यों इतनी उल्टियां हो रही है। मनोज, बेटा मनोज। क्या हुआ माँ? बेटा देख तो जरा, तेरी भाभी को सुबह से उल्टियां पे उल्टियां हो रही है। तेरा भाई तो शहर में है नहीं, वह अपने दुकान के काम से बाहर खरीदी पर गया है। एक काम करना, तू अपनी भाभी को डॉक्टर के पास लेकर जा, न जाने क्या हो गया है, ढंग से खा भी नहीं रही है। ठीक है माँ, मैं ले जाता हूँ भाभी को। मनोज विवेक का छोटा भाई है। विवेक शहर में नहीं था, इसीलिए मनोज अपनी भाभी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। संगीता की कुछ जांचें होती है, ब्लड टेस्ट भी होता है और करीब आधे घंटे बाद रिपोर्ट भी आ जाती है। डॉक्टर जैसे ही रिपोर्ट को देखती है वैसे ही वह संगीता को बधाई देती है, और वह बधाई सुनकर संगीता का देवर मनोज तो जैसे आश्चर्यचकित हो जाता है। बधाई हो संगीता जी, आप माँ बनने वाली हैं। क्या डॉक्टर, आप ये क्या बोल रहे हैं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। देखिए संगीता जी, हम कोई भी बात ऐसे नहीं कहते। पूरी जांच और पूरी रिपोर्ट देखने के बाद ही मैं ये बात तुमसे कह रही हूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। डॉक्टर की यह बात सुनते ही संगीता की आंखों से तो जैसे खुशी के आंसू बह निकले, और संगीता ने डॉक्टर से यह बात पूछी। डॉक्टर, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं माँ कैसे बन सकती हूँ डॉक्टर? क्योंकि मेरे पति तो कभी पिता नहीं बन सकते। संगीता की बात सुनते ही डॉक्टर मुस्कुराकर संगीता से कहती है, देखो संगीता, कभी कभी कुछ चमत्कार भी होते हैं, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। डॉक्टर की बात सुनते ही संगीता की तो जैसे खुशी का ठिकाना ना रहा, लेकिन संगीता का देवर मनोज जैसे भगवान के किसी चमत्कार को नहीं मानता था। वह तो अपनी भाभी के ऊपर बहुत गुस्सा कर रहा था और वहाँ से जल्दी घर जाने को बोल रहा था अपनी भाभी को। संगीता जब अपने देवर के साथ वापस अपने ससुराल जाती है तो यह बात जब ससुराल में सबको पता चलता है तो ससुराल में तो जैसे भूचाल सा आ गया था। संगीता की सास शारदा देवी बिना एक पल गवाए तुरंत ही चीखते हुए अपनी बहू से कहती है, तेरे पेट में पल रहा बच्चा हमारे खानदान का नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा बेटा विवेक तो नामर्द है, वो कभी बाप नहीं बन सकता। फिर तू कैसे प्रेग्नेंट हो गई? हाँ भाभी, नामर्द पति के होते हुए प्रेग्नेंट होना बहुत कुछ कहता है। सच बता, कहाँ मुंह काला करवा कर आई है? ये बच्चा मेरे बेटे का नहीं हो सकता। माँ जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोली जा रही हैं। अच्छा, इतना सब कुछ हो गया फिर भी तू हमें समझा रही है, सीधे सीधे कहती क्यों नहीं कि बाहर तेरा किसी से चक्कर चल रहा है? संगीता के ससुराल वाले संगीता के चरित्र पर उंगली उठाने लगे। सभी ने उसे चरित्रहीन होने का जैसे सर्टिफिकेट दे दिया था। थोड़ी देर बाद विवेक भी आ जाता है। विवेक सब कुछ चुपचाप सुनते रहता है, लेकिन विवेक ये भी जानता था कि ये बच्चा विवेक का नहीं है, फिर भी विवेक किसी से कुछ नहीं कहता, खामोश ही खड़ा था। माँ, ज्यादा सुनने कहने को रही क्या गया है? सीधी सी बात है कि भाभी का पैर किसी और के साथ चल रहा है, और ये जो बच्चा है ये किसी गैर मैच से हुआ है भाभी को। संगीता के ससुराल में कोई भी संगीता की बात पूरी सुनने वाला था ही नहीं। बस एक एक करके सब संगीता के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे। सबकी बातें खामोश होकर सुन रहा था विवेक, पर अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं कह रहा था। बस इसी चिढ़ में संगीता ने भी चुप्पी साध ली, और संगीता की इसी चुप्पी को उसकी गलती मान लिया गया था उसके ससुराल में। लेकिन संगीता के ससुराल में किसी ने भी, यहाँ तक विवेक ने भी उससे यह नहीं पूछा कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे। इसीलिए संगीता भी चुपचाप रही। जब किसी ने कोई सवाल पूछा ही नहीं तो संगीता ने किसी को कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि संगीता जानती थी कि वह गलत नहीं है, उसने कोई गलती या कोई पाप नहीं किया है। जब मुझसे किसी ने सच्चाई जानना ही नहीं चाहा तो मैं क्यों किसी को अपनी सफाई दूं? जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगी जब तक मुझे कोई सामने से आकर पूछेगा नहीं। सबका उंगली उठाना इतना दुखी नहीं किया मुझे जितना इनकी चुप्पी ने मुझे दुखी किया है।
क्या इतने दिनों में ये मुझे नहीं जानते मैं कैसी हूँ? संगीता के ससुराल वालों ने धीरे धीरे करके संगीता से बात तक करना बंद कर दिया। धीरे धीरे 3 दिन का समय निकल गया। संगीता के ससुराल वाले संगीता को बच्चलन साबित करने में तुले थे। संगीता के ससुराल वाले उसे बात बात पर बच्चलन होने का ताना देने लगे थे और यहाँ तक उसे घर छोड़ के जाने के लिए भी धमकी दे रहे थे। सब चाहते थे कि वह बच्चलन है और वह ये इस घर को छोड़कर चली जाए। लेकिन विवेक तब भी चुप्पी साधा हुआ था। न ही वह संगीता से कोई सवाल कर रहा था और न ही अपने घर वालों से कोई सवाल जवाब कर रहा था। एक दिन संगीता के देवर ने तो हद पार कर दी। संगीता का देवर एक दिन संगीता को हाथ पकड़कर घर से निकालने की कोशिश कर रहा था। उस दिन संगीता ने अपनी चुप्पी तोड़ी। देवर जी मेरा हाथ छोड़िए, इस तरह से खींच क्यों रहे हो आप मुझे? तुम्हें इस घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम जैसे बच्चन स्त्री को मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा। निकल जाओ तुम मेरे घर से। मैंने कहा छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा, निकल जाओ तुम मेरे घर से। अभी के अभी मैं तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारी काली करतूत के बारे में बताता हूँ। बताऊंगा उन्हें कि उनकी बेटी कितनी बच्चलन है। हाँ बेटा, इस बच्चलन औरत को धक्के मार के निकाल दे इस घर से। इसके माँ बाप को इसके काली करतूत के बारे में बता कि कितनी नीच, कितनी घटिया और कितनी बच्चलन लड़की पैदा की है उन्होंने। बस बहुत हो गया देवर जी, हाथ छोड़िए मेरा। मैंने अब तक सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। आपको इस तरह से मुझे बच्चलन कहने का अधिकार नहीं है, वो भी बिना सच्चाई जाने। आज सब लोगों को आ ही जाने दीजिए। मैंने अब तक तो सच्चाई छुपा कर रखी, लेकिन अब नहीं। आज मैं सारी बात सब लोगों को बता कर रहूंगी। संगीता अपने ससुर और पति को भी आने के लिए कहती है और सबके सामने आज वो एक सच्चाई बताने जा रही थी। बस बहुत हो गया, आज मैं वो सच्चाई आप लोगों को बता कर रहूंगी। ऐसी कौन सी सच्चाई बताना चाहती है तू, बता। शायद आप लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जिस दिन विवेक ने अपनी सच्चाई मुझे बताई थी कि विवेक कभी पिता नहीं बन सकते, मैंने उसी दिन से अपनी किसी डॉक्टर सहेली से संपर्क किया था। हम दोनों कॉलेज में फ्रेंड थे। मेरी सहेली ने मुझे IVF का सहारा लेने को बोला था। मेरा सारा इलाज, इस बच्चे की पूरी गारंटी मेरी सहेली ने ली थी। मेरे कोख में जो बच्चा है वह किसी पुरुष से संबंध से नहीं है, बल्कि मेडिकल साइंस से है। विवेक, तुम्हें एक बात याद है? मैं तुम्हें इलाज के बहाने हॉस्पिटल लेकर गई थी, जहां तुम्हारा स्पर्म डोनेट करके डॉक्टर ने मेरी गोद भरी। मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं कंफर्म होने के बाद ही तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। लेकिन यहाँ तो मेरी ही चरित्र पर उंगलियां उठने लगी। यहाँ तो मैं खुद ही सरप्राइज हो गई हूँ। संगीता की बात सुनकर तो पूरा घर जैसे सन्ने रह गया था। संगीता की सास ने आश्चर्य से बोली, अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें खुलकर पहले ही साफ साफ बता देना चाहिए था ना। इसमें इतना नाटक मचाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, पहले तो इसमें कंफर्म भी नहीं था कि प्रोसेस पूरा हो पाएगा या नहीं, और अगर भगवान न करे कि ये बात मैं पहले ही विवेक को बता देती और कुछ ना होता तो कहीं न कहीं विवेक को और भी तकलीफ होती। इसलिए सब कुछ मैंने अपने तक ही सीमित रखा था। और वैसे भी माँ जी, मैं सिर्फ और सिर्फ माँ बनना चाहती थी, विवेक को बिना छोड़े, बिना किसी बेवफाई के। क्या एक औरत का सपना सिर्फ इसीलिए कुचल देना चाहिए कि उसका पति असमर्थ है? संगीता की बात सुनकर तो विवेक जैसे फूट फूट कर रो पड़ा। संगीता, मैं तुम्हारे लायक नहीं था, फिर भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा संगीता। संगीता ने विवेक को चुप कराते हुए कहा, विवेक, तुम्हारी कमी मेरी तकदीर नहीं बना सकती थी। मैंने तुमसे प्यार किया है और ये बच्चा हमारे प्यार की वजह से है। भले ही ये बच्चा शरीर से नहीं हुआ, लेकिन है तो हमारा ना विवेक। संगीता की बात सुनकर सब मायूस से हो गए। सबकी जैसे बोलती बंद सी हो गई। संगीता की सास ससुर आगे बढ़कर संगीता से माफी मांगते हुए कहते हैं, बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें बहुत ताने मारे हैं, पर तुम तो मेरे घर की लक्ष्मी निकली। मेरे बेटे को तिल तिल मरने से बचा लिया बहू तुमने। अब तक जिस घर में संगीता को बच्चलन कहकर उसे घर से निकालने का फरमान जारी हुआ था, अब उसी संगीता को उस घर की लक्ष्मी कहकर इज्जत और मान सम्मान मिलने लगा था। पूरे 9 महीने तक संगीता के सास ससुर और देवर ने संगीता की खूब सेवा करी और पूरे 9 महीने के बाद संगीता ने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब संगीता के ससुराल में सब उसे खूब मान सम्मान देने लगे। सब कुछ सामान्य हो चुका था और अब संगीता की बेटी से संगीता का पूरा परिवार बहुत प्यार करने लगा था। कहीं न कहीं संगीता के सास ससुर संगीता का एहसान मानते थे कि संगीता की वजह से उनका बेटा आज पूरे समाज में बदनाम होकर तिल तिल मरने से बच गया था। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल सास बहू की दुनिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।